नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी आप किसी भी मामले में भीड़ के गुस्से की तस्वीर देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आप क्या सोच रहे होते हैं। आप सुन्न हो जाते हैं या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तरह तरह की घटनाओं में भीड़ की तस्वीर भी बनाई जा रही है ताकि वायरल हो सके। वीडियो बनाने वाले को भरोसा है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वीडियो ना बनाए तो हम आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी कि किसी की हत्या इस तरह से की गई। इस तरह की घटना जब सामने आती है, निंदा करने वाले पीछे नहीं हटते, मगर चुप रहने वालों की तादाद बहुत बड़ी होती है कि कई बार शक होने लगता है कि कहीं ये चुप्पी भीड़ की हिंसा का सपोर्ट तो नहीं कर रही है। नाकामी यह है कि ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, होती चली जा रही हैं। 24 साल के तबरेज अंसारी को 12 घंटे तक बिजली के खंभे से बांधकर मारा जाता रहा। मारने वाले के मन में कितना गुस्सा भरा होगा, कितनी घृणा भरी होगी कि वो एक शख्स को जान से मारने की हद तक मारता रहा। आरोप है कि तबरेज मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि मार खाने वाला तबरेज और मारने वाला पप्पू मंडल है। मारने का वीडियो बनाने और भीड़ का खड़े होकर तमाशा देखने वालों को भी भूल जाइए। अब आप याद कीजिए कि ऐसे कितने वीडियो आप देख चुके होंगे अब तक। कहीं कोई मास्टर स्कूल की छात्राओं को मार रहा है, तो कहीं माँ बाप ही मिलकर अपने बच्चों को जला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर ली है। हर तरह के वीडियो से आप नॉर्मल होते जा रहे हैं। फिर किससे उम्मीद की जाए कि वह इन वीडियो को देखकर बेचैन हो उठेगा और गुस्सा करेगा, बोलेगा कि नहीं होना चाहिए। इसका होता उल्टा है। इस वीडियो को देखते ही जो प्रतिक्रिया आती है, दरअसल उसे पढ़ना चाहिए, अपने भीतर भी और दूसरों के मन में भी, दूसरे के चेहरे पर भी। कोई पूछ रहा होगा कि बंगाल में ऐसी हिंसा हुई नहीं, तब तो ऐसी हिंसा हुई तो तब नहीं बोले। कोई लिख रहा होगा कि मार खाने वाला चोर था, जैसे हम भारत ना होकर अरब मुल्क हो गए जहां अपराध की सजा पत्थर मार कर दी जाती हो। अब आप सोचिए कि जब तबरेज खंबे से बांधकर मारा जा रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा। अब वो जल्दी नहीं बचेगा और उसका वीडियो वायरल होगा क्योंकि उसने भी इस तरह के वीडियो देखे होंगे। अगर नाम से लोगों को दिक्कत है तो तबरेज का नाम आप राकेश रख कर देखिए, तब क्या आपको फर्क पड़ता है? मुझे लगता है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आए दिन आप देखते तो रहते ही हैं कि किसी अनुसूचित जाति के लड़के को जिंदा जला दिया गया है, किसी लड़की को बलात्कार के बाद जला दिया गया है। कार टकरा गई तो उतरकर 2 लोगों ने किसी को जान से मार दिया है। डॉक्टर पर गुस्सा आया तो वहीं पर भीड़ ने घेर कर मार दिया है। गुस्सा और सनक में जब यह बात मिल जाए कि जय श्री राम भी बोलना है, जय हनुमान भी बोलना है, क्योंकि मार खाने वाले का नाम तबरेज है, मुसलमान है, तब ये सोचिए कि यह आदमी किस समाज से का हिस्सा रहा होगा जो ये भीड़ बनाता है। क्या यह जय श्री राम इसलिए बुलवा रहा है मारने वाला क्योंकि यह तबरेज है जिसे मारा जा रहा है, या इसलिए बुलवा रहा है कि इसे मारने के बाद पुलिस से लेकर तमाम लोग इसके साथ आकर खड़े होंगे, बचा लेंगे? क्या गाय के बाद या बच्चा चोरी की अफवाह के बाद जय श्री राम का नाम लेना नया पॉलिटिकल लाइसेंस हो गया है? या फिर हम बीमार हो गए हैं, बहुत बीमार, खुद राम का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी और से बुलवाने के लिए उसकी जान ले रहे हैं राम के नाम पर? मैं ये मानकर चलता हूं और ठीक ठीक यकीन भी होता है कि इस वीडियो को देखने से पहले ही आप ऐसे कई वीडियो देख चुके हैं और नॉर्मल हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह वीडियो तबरेज की मौत का नहीं है, नागरिक समाज की मौत का वीडियो है। बहुत से पत्रकार यहां तक कह रहे हैं कि उसने चोरी भी की थी, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। हम इसी तरह हत्या को सही ठहराने के लिए तर्क खोजते रहते हैं और भीड़ का हौसला बढ़ाते रहते हैं। जैसे लगता है कि इसके पहले की लिंचिंग में गाय के नाम पर किसी की हत्या ही नहीं हुई इस देश में। जैसे चोरी के मामले में किसी को पकड़ लें और खंबे से बांधकर 10 से 12 घंटे तक मारते रहे ताकि वो जिंदा ना बचे। इतना तो ख्याल आना चाहिए था। उस गांव में किसी ने भी तो देखा होगा, सोचा होगा कि ये मर सकता है, अब उसे पकड़ लिया गया है तो पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस जांच की बात कहती है, लेकिन तब क्या करेंगे जब आरोपी जेल से निकलेंगे और उन्हें कोई मंत्री लड्डू खिलाता हुआ ट्वीट कर देगा। हमारे सहयोगी हरबंश ने बताया कि तबरेज अपनी ही बाइक पर 2 दोस्तों के साथ जमशेदपुर से आ रहा था। उसके परिवार वालों का कहना है कदमडीहा उसका गांव था। गांव से 3-4 किलोमीटर दूर गांव वाले बाइक सवार को पकड़ लेते हैं कि ये चोरी की बाइक है क्योंकि उस पर नया नंबर है। 2 दोस्त भाग जाते हैं और तबरेज पकड़ में आ जाता है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोचिए अगर बाइक तबरेज की ही निकले या चोरी की भी निकले तो भी फिर यह गुनाह किस खाते में जाएगा कि उसकी जान गई। 2 साल पहले तबरेज की शादी होती है शाइस्ता से।
तबरेज़ के माँ बाप नहीं हैं। तबरेज़ के परिवार वाले चोरी के आरोप को नहीं मानते। उनका कहना है कि तबरेज़ पूना में काम करता था, ईद पर घर आया था। पत्नी कहती है अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। आप परिवार वालों को सुनिए। जी, मेरा शौहर जमशेदपुर गए थे, 5 बजे शाम में निकले थे, कोई काम से गए थे। रात 10 बजे कॉल की कि हम लौट रहे हैं और इसके बाद से कॉल और नहीं आया। फिर सुबह 5 बजे कॉल आया तो बोल रहे कि हमको गांव वाला पकड़ करके बहुत बेरहमी से मारा पीटा, चोर का इल्ज़ाम लगाया गया। नाम उससे पूछा गया तो नाम तबरेज़ अंसारी बताए, तो मुस्लिम होने के नाते उनको बहुत बेरहमी से मारा। मेरा शौहर एकदम बेकसूर है। क्या करते थे? काम करते थे, वो यहाँ रहते भी नहीं है, वो पूना में रहते थे। आए थे शादी के मेरे 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकीडी का लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। वो खरसवा से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है धतकीडी नाम का। वो रास्ता से शॉर्ट रास्ता है जमशेदपुर आने के लिए। उस रास्ता में कहीं चोरी वोरी हुआ था रात को, तो रात का समय में इन लोग पार हो रहा था, तो इन लोग को पकड़ के तो पकड़ा गया इसको शम्स तबरेज उर्फ सोनू को, और इसको खूब मारा गया। इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया। जब थाना इसको लेके आया, थाना में फिर मेरा बड़ा भाई गए उससे मिलने के लिए। जब पता चला थाना सरायकेला थाना में है, तो मेरा बड़ा भाई गया, तो बड़ा भाई को जो है ना थाना प्रभारी लोग वहाँ पर भगाया। अविनेश कुमार, विपिन कुमार सिंह, ये लोग बोला कि लाठी से मारेंगे, बोला जल्दी भागो, यहाँ पर चोर का सिफारिश करने आए हो तुम, और जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो लाठी से मार के तुमको भी अंदर कर देंगे। ऐसे धमका के भेजा गया। इसको भगाया गया और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। और पेशेंट का हालत बहुत नाजुक था, और इसमें हम लोग चाह रहे थे कि इसको बाहर हम लोग ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग को दिया नहीं गया। हम लोग अपील भी किए कि हम लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए दीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं दिया गया। और शाम को ही उसको उसी दिन उसको जेल रेफर कर दिया गया, और जेल में भी उसका नाजुक हालत का वजह से वो बहुत बेचैनी था, लेकिन हम लोग से बातचीत नहीं हो पा रहा था। हम लोग बहुत मजबूर थे। आपका मांग क्या है? हमारा मांग वही कि गांव में जितना आदमी मारा है, पूरा गांव का आदमी अरेस्ट होना चाहिए जो इसको मारा है। और इसमें सरायकेला के थाना प्रभारी और सरायकेला के जेलर और सरायकेला के डॉक्टर जेल में जो रहते हैं, पीके दास की क्या है डॉक्टर का नाम उतना क्लियर मालूम नहीं है, वो लोग इसमें सब शामिल है। झारखंड का जिला है सरायकेला खरसावां। झारखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशीष बत्रा ने माना है कि पुलिस से चूक हुई है। 2 अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। ये सस्पेंशन का कोई खास मतलब होता नहीं है, मगर झारखंड के शहरी विकास मंत्री ने जो बयान दिया है वो भी सुन लीजिए। तबरेज़ अंसारी बिना नंबर प्लेट के बाइक से चाकू लेके उस जगह पर क्या करने गया? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मुझे जानकारी मिली है तो बाइक चोरी का आरोप है उसके ऊपर कि बाइक चोरी उसने किया था। तो सवाल यही है कि आखिर इसकी चर्चा तो नहीं हो रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि मीडिया में इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। इसकी भी चर्चा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बिंदु पर जांच होना चाहिए, और फिर तब अपने विचार को किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में व्यक्त करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है, मुझे पता है। देखिए, ये जान के विषय नहीं कि आखिर जेल में क्या कुछ हुआ ऐसा? नहीं, जेल में हुआ नहीं हुआ, थाना में हुआ नहीं हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये पूरा जांच का ही तो बिंदु है। मैं कह रहा हूँ कि जांच होने के पहले ही ओवैसी साहब तक का भी बयान इस पर आने लगा, राजनीति होने लगी, क्रिमिनल इसको रूप दिया जाने लगा। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, इस बात को भी जांच होना चाहिए। सर, तबरेज़ अंसारी के साथ कोई और था या ये अकेला आया था? देखिए, वहाँ पर जो सूचना मिली थी उसमें लोगों के द्वारा इसको अकेला पकड़ा गया था, और बाकी तो ये अनुसंधान का विषय है। और इसमें क्योंकि कुछ लैप्सेस वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी पाए गए, क्योंकि
ज़ख्मी हालत में, हालांकि सदर हॉस्पिटल ने जब सर्टिफाई किया तो उसके बाद भी उनको थोड़ा बेटर तरीके से उसका एनालिसिस करना चाहिए था कि हालांकि जेल में जाने के बाद भी उसका पूरा मेडिकल जांच होती है, बट प्रिलिमिनरी उसमें जो एसपी साहब ने देखा तो उन्होंने 2 थाना प्रभारी जो थे उस वक्त, खरसावा का थाना प्रभारी और सिवनी ओपी प्रभारी को निलंबित किया है और जो सरायकेला थाना प्रभारी है उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ की है। पुलिस अगर तबरेज़ को हवालात की जगह अस्पताल ले गई होती, जैसा कि अफसर साहब बता रहे थे, उसकी चोट की गंभीरता से जांच कराती तो क्या पता बच भी जाता, क्योंकि जब मरा तब वो पुलिस के हवाले था। एसपी सरायकेला ने भी बयान जारी किया है कि 18 जून को धकतीडी गांव के लोगों ने तबरेज़ अंसारी को कमल महतो के घर में घुसते हुए पकड़ा था और रात के उस वक्त 2:30 बज रहे थे। याद रखिएगा, इसकी पत्नी कह रही है कि 10 बजे फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। तबरेज़ के साथ 2 और लोग थे। तबरेज़ पकड़ा गया, उसे मारा गया। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली तो स्पॉट पर पहुंची और FIR की गई। चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। गांव वालों ने तबरेज़ और उसके 2 साथियों के खिलाफ FIR भी कराई है। परिवार वालों का कहना है कि वो अपनी बाइक से गया था। यहाँ 2 बातें हैं, देखिए। उसे ज़िला अस्पताल में तबरेज़ को भर्ती कराया गया, बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 22 की सुबह वो बीमार पड़ता है, सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी जान चली जाती है। तबरेज़ के परिवार वालों ने पप्पू मंडल और अन्य पर FIR कराई है, वो गिरफ्तार है। 24 की सुबह को कमल महतो, प्रेमचंद माली, भीम मंडल और सोनामू प्रधान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक गाइडलाइन बनाई है। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई के बाद एक बृहद फैसला दिया था, तब तक 18 महीने में 66 बार भीड़ ने हमला कर 33 लोगों की हत्या की थी। इंडिया स्पेंट का यह आंकड़ा है। इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा तय हो और संसद कानून बनाए। जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या संसद ने कानून बनाया? क्या संसद को तुरंत इस पर कानून नहीं बनाना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर पालन क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसे 4 हफ्ते के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों को लागू करना था। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार हर जिले में पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को नोडल अफसर बनाए। अब देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ दरोगा की हुई है, एसपी को सस्पेंड नहीं किया गया है। इस नोडल अफसर की मदद के लिए हर जिले में एक डीएसपी तैनात की जाए, जिनका काम होगा भीड़ द्वारा हत्या की स्थिति का आकलन और नियंत्रण। हर जिले में टास्क फोर्स बने जो भीड़ के बारे में खुफिया जानकारी जुटाता रहे। पुलिस के तमाम बयानों में इसकी जानकारी नहीं मिली। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इन सब बातों की राज्य सरकार ऐसे जिलों, सब डिवीजनों और गांवों की पहचान करे जहां पिछले 5 साल में भीड़ की हिंसा का अतीत रहा है। ऐसे जिलों के नोडल अफसरों के लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करे। उन इलाकों में एसएचओ स्तर का विशेष पुलिस अधिकारी विशेष रूप से सतर्क रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लिंचिंग के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार रेडियो, टेलीविजन और मीडिया के अन्य मंचों के जरिए इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करे। गृह विभाग और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर इसका प्रचार किया जाए कि हत्यारी भीड़ में शामिल होने पर सख्त सजा मिलेगी। क्या ऐसा प्रचार प्रसार आपको दिख रहा है या केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में कि वह सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ बयानों, मैसेजों, वीडियो पर नजर रखे, उन्हें फैलने से रोके जिनसे भीड़ के भड़कने की आशंका रहती है। 1 महीने के भीतर राज्य सरकारों को हत्यारी भीड़ के शिकार पीड़ितों के मुआवजे के लिए नीतियां बनाएगी। ये लिखा हुआ 1 महीने के भीतर। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जख्म की प्रकृति, जख्म के कारण, रोजगार के नुकसान वगैरह के आधार पर मूल्यांकन तय हो मुआवजे का। हत्यारी भीड़ से संबंधित केस की सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और 6 महीने में सुनवाई पूरी हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही अब रिपोर्ट लेनी चाहिए कि उनकी दिशा निर्देशों पर राज्यों और केंद्रों में, जिलों में अमल हुआ या नहीं। सरकारों ने दिशा निर्देशों के आधार पर कहीं कहीं नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन कानून और मुआवजे की नीति पर क्या स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट को ही देश को बताना चाहिए, पूछना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना कि नहीं बना 6 महीने के भीतर? अब तो पिछले साल जुलाई का फैसला है। कितने ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत लिंचिंग के मामले में फैसला आए हैं? सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का अपना, वही दांव पर लगा हुआ है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिया था,
लेकिन ऐसे मामलों का मुकदमा लड़ने वाले और बार काउंसिल के सदस्य वहां के वकील हेमंत कुमार सिकरवार का कहना है कि झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है और जो डायरेक्शंस इशू की हैं हर एक स्टेट्स को, हमारा स्टेट झारखंड इसमें कुछ हद तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को। फर्स्टली जो एक रीज़न मेरे समझ में आती है वो लीगल से ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि जो कॉमन लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि उन्हें सारे जो भी हम लोगों को ब्रॉडकास्ट करके कंसिक्वेंसेस के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताए, वो झारखंड ने अभी तक ना तो ऑफिशियल वेबसाइट में, ना ही रेडियो में, ना ही टीवी पर इसको टेलीकास्ट करके कही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस था कि विक्टिम कंपनसेशन हो, वो झारखंड ने कोई फ्रेम नहीं किया है स्कीम मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के फैमिली के लिए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर्म की जाए, वो झारखंड में अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं फॉर्म हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ दिशा निर्देश उसका पालन नहीं हो रहा है, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि तबरेज की पत्नी को, शाइस्ता को इंसाफ मिलेगा? आखिर किन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर कानून बनाए हैं? जब हमने सिर्फ रिसर्च किया तो सिर्फ मणिपुर का नाम मिला। सितंबर 2018 में पश्चिमी इंफाल में 26 साल के फारूक खान को भीड़ ने मार दिया था, क्योंकि भीड़ को शक था कि फारूक ने बाइक चुराई है। इस घटना का जो वीडियो बना था उसमें 4 पुलिसकर्मी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। इनमें एक सब इंस्पेक्टर था। पुलिस के सामने भीड़ ने फारूक को मार दिया, पुलिस देखती रही। मणिपुर में इस घटना के बाद बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, वहां के लोग काफी सक्रिय हुए। तब जाकर वहां की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर कानून बनाया। ऐसा करने वाला मणिपुर पहला राज्य था। 8 नवंबर 2018 को मणिपुर सरकार ने गवर्नर के आदेश के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के अनुसार लिंचिंग को परिभाषित किया गया। पहले कानून में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, राजनीतिक संबंधों के आधार पर अचानक या योजनाबद्ध तरीके से भीड़ की कोई भी हिंसा लिंचिंग मानी जाएगी। हर जिले में राज्य सरकार ऐसे मामलों को देखने के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करेगी। पहले से खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा। हर पुलिस अधिकारी लिंचिंग को रोकने के लिए जिम्मेदार कदम उठाएगा। जो भी लिंचिंग में दोषी पाया जाएगा उसे 7 साल तक की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना देना होगा। अगर पीड़ित गंभीर रूप से घायल है तो ऐसे मामले में 10 साल की सजा होगी, 3 लाख का जुर्माना देना होगा। साजिश में शामिल लोगों को भी इसी तरह की सजा होगी। झारखंड में लिंचिंग की पहली घटना नहीं है ये, वहां कानून की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को ही दौरा करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि राज्य सरकारें उसके बनाए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। तो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकारों की नीयत पर कैसे भरोसा करे? बीच बीच में उसी झारखंड की एक कहानी बताता हूं। वहां औरतों को डायन बताकर भी गांवों की भीड़ उन्हें मारती रही है। फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट पर जाइए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मिलेगी आपको। यह रिपोर्ट 13 मार्च 2019 के दिन प्रकाशित हुई है फर्स्ट पोस्ट पे। इसमें झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 18 के बीच 18 साल में 590 औरतों को डायन बताकर भीड़ ने मार दिया। 2016 से 18 के बीच झारखंड की राजधानी रांची में 13 औरतों को डायन बताकर मार दिया गया। राज्य सरकार ने कानून भी बनाया जिसे विचक्राफ्ट प्रिवेंशन एक्ट 2001 कहते हैं। इस कानून के तहत किसी औरत को डायन बताने वाले को 3 माह से 1 साल की सजा है और मात्र 2000 रुपए का जुर्माना है। हमने झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद इस कानून का ड्राफ्ट देखा तो डायन बताकर मारने वालों की सजा का जिक्र नहीं मिला। हो सकता है देखने में चूक हो गई हो, लेकिन नहीं मिला। 2000 का जुर्माना है। सोचिए हम कैसा समाज है कि 590 औरतों को डायन बताकर मार दे रहे हैं। सिर्फ डायन बताने की सजा 2000 है। बताइए औरतों की जान कितनी सस्ती है। इस कानून का कोई असर नहीं। IIT पटना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के प्रोफेसरों ने इस पर एक रिसर्च पेपर लिखा है।
यह रिसर्च पेपर हमें बानी बेदी ने खोज कर निकाला रिसर्च गेट वेबसाइट से। शमशेर आलम और आदित्य राज ने अपने रिसर्च में लिखा है कि डायन बताकर मारने वाले ज्यादातर केस पुलिस, थाने और कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंचते भी हैं तो गवाह नहीं मिलते, पुलिस की जांच ठीक से नहीं होती, सजा भी बहुत मामूली है। राष्ट्रीय अपराध शाखा का ब्यूरो का जो डेटा है वो भी पूरा नहीं है। इसमें सिर्फ मार दी जाने वाली औरतों की संख्या होती है। औरतों को गर्म लोहे से दाग, जी भारत की बात बता रहा हूं, औरतों को गर्म लोहे से दाग देने, शारीरिक अंगों को काट देने का जिक्र राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के रिकॉर्ड में नहीं होता है। औरतों को नंगा कर गांव में घुमाया जाता है, उसका आंकड़ा नहीं होता है। रिसर्च में आलम और राज ने लिखा है कि औरतों की संपत्ति को हड़पने के लिए उन्हें डायन बताकर मार दिया जाता है, खासकर उन औरतों के जिनके पति नहीं हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें कि भीड़ जब तबरेज को नहीं मार रही थी तब वो कहां अभ्यास कर रही थी। उसकी मानसिकता किसी औरत को मार रही होती है। यह भीड़ कहीं से आई नहीं है अचानक, बल्कि हमारे ही बीच में आराम से रहती है। आपको याद होगा पिछले साल स्वामी अग्निवेश झारखंड गए थे, रांची से दूर पाकुड़ में एक सेमिनार में बोलने। तभी वहां पर एक भीड़ से घिर गए जो उनकी पगड़ी उछालने लगी और जय श्री राम के नारे लगाकर उनकी पगड़ी उछाली जाने लगी। 21 जून को पीटीआई की खबर है कि असम के बारपेटा में कुछ लोगों को यह भीड़ जय श्री राम और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए दबाव डालने लगी। जिन पर दबाव डाला जा रहा था वो सभी मुसलमान थे। असम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसका भी वीडियो वायरल हुआ। तभी मैंने कहा कि आप इन वीडियो से अब इतने नॉर्मल हो गए हैं, सामान्य और सहज हो गए हैं कि आपसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वीडियो की निंदा आप कर भी देते होंगे तो कुछ दिनों के बाद दूसरा वीडियो आ जाता है। मुझे भी इतना यकीन नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना ठीक समझने लगा हूं। दिल्ली में ऐसी एक घटना हुई है। एक नमाजी जा रहा था, कार ने उसे टक्कर मार दी। जब उसका मजहब पता चला तो उसे जय श्री राम बोलने के लिए कह गए और मारने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड तो अड्डा बन गया है लिंचिंग का और मामला, अड्डा, फैक्ट्री बन गई है। हर हफ्ते वहां तो मॉब वायलेंस में, लिंचिंग में दलित और मुस्लिम को तो मरना है ही है, वो तय है। वो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। इसका क्या मतलब? इसलिए ये सबका साथ, सबका विश्वास तब होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इसमें आपके साथ, इस जंग में आपके साथ हैं, इस लड़ाई में आपके साथ। लेकिन ये दिखे तो कहीं नजर पे, इसका एक्शन तो कहीं नजर आए। एक्शन नहीं नजर आता माननीय प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर ने बात कही कि सदर जमहूरिया ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं, मुबारकबाद हो आपको। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कुछ भी बुरा नहीं लगता ये सब देखकर। कुछ तो बुरा लगता ही होगा। हम किस समाज में रह रहे हैं जहां से ये आम लोग किसी को रोककर किसी आरोप में घेर कर मार रहे हैं, मार देते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर इस तरह की हिंसा के अनेक मामले आते रहते हैं। दरअसल ये हमारे समाज की सच्चाई है। आप किस किस हिंसा पर शर्म करेंगे? धर्म का एंगल आए तो और भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी भी इसकी चपेट में आ जाता है। जब ऐसी बातों को राजनीतिक मान्यता मिलती है, हमारे सांसद सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर मीडिया के एंकर सपोर्ट करते हैं, तो आपको, आपके बीच किसी को लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, उसका अधिकार है, वो कानून अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए कहता हूं कि सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। वो कब, कहां, किस बात पर और किस पर फट जाएगा कोई नहीं जानता। न्यूज़ चैनलों के जरिए ऐसे मसलों पर जिस तरह से जहर आपके बीच घोला जा रहा है, उसे लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। अपने लिए ना सही, अपने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी इस तरह की गलती कर सकते हैं। भीड़ से सावधान रहिए। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को
इसी तरह एक भीड़ ने मार दिया था। भारत में एक भी ऐसी नदी नहीं है जो प्रदूषित ना हो, जिसमें शहरों का गंदा पानी ना मिल रहा हो। अभी आपने जिस नदी में काले गंदे पानी को मिलते देखा वो पंजाब की सतलुज है। दक्षिण पंजाब और राजस्थान के 15 जिले पानी के लिए सतलुज पर निर्भर हैं। लेकिन हमने सतलुज का क्या हाल किया है? वैसे हमने सारी नदियों का यही हाल किया है। देखिए कैसे बिना साफ सफाई के नाले का पानी सतलुज की धारा में मिल रहा है। हमें नहीं पता कि टीवी के स्क्रीन पर यह गंदा पानी कितना गंदा दिख रहा है आपको, लेकिन आप ज़रा सा रंगों में फ़र्क कीजिए। अर्शदीप ने बताया कि सतलुज की धारा जो दूर दिख रही थी वो मटमैली है और किनारे का पानी गंदा सा है जो नाले का है। बूढ़ा नाला कहते हैं, पहले इसका नाम बूढ़ा दरिया था, मगर फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी ने नदी को नाले में बदल दिया। सतलुज में कई नदियों की धारा मिलती थी, तभी तो इसका नाम सतलुज पड़ा। बूढ़ा दरिया नाला बन चुका है अब, और इसके ज़रिए मेडिकल का कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब बह रहा है। पंजाब की सतलुज नदी में लुधियाना शहर का नाला भी मिल रहा है। नाले का गंदा पानी बगैर साफ हुए नदी में मिल रहा है और वहाँ से नदी का पानी राजस्थान पहुँच रहा है। भारत सरकार का आंकड़ा है 100 मिलीलीटर पानी में कोलीफॉर्म का नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है वो 2500 तक हो तो इसे नहाने लायक मान सकते हैं। पीने के पानी के लिए 0 होने चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ही मानती है कि 100 मिलीलीटर पानी में 8 लाख से अधिक कोलीफॉर्म है। यानी सतलुज में न नहा सकते हैं न पी सकते हैं इसका पानी। आप इसी पानी को फिर देखिए, फिर सोचिए कि चुनौती कितनी बड़ी है। इस गंदे पानी की कीमत पंजाब के आम लोग उठा रहे हैं। राजस्थान के उन्हें कैंसर हो रहा है, दूसरी जानलेवा और महंगी बीमारियां हो रही हैं। वो समझ रहे हैं कि किसी भगवान की सज़ा है, लेकिन सज़ा उनकी अपनी गलतियों की, उनकी चुनी हुई सरकारों की भुगत रहे हैं, जिसका खर्चा वो ज़मीन बेचकर उठा रहे हैं। इसकी जगह इस नदी में गंदे नाली का पानी बगैर साफ किए हुए हम ना गिरने देते तो स्थिति इतनी भयंकर ना होती। पंजाब सरकार सतलुज को बचाने में पूरी तरह से फेल रही है। नाराव पंजाब मंच नाम की संस्था ने हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और ज्ञापन दिया, सतलुज को बचाने की अपील की। 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने लुधियाना को संवेदनशील प्रदूषित इलाका, क्रिटिकल पोल्यूटेड एरिया घोषित किया था। लुधियाना के उद्योग जमीन का पानी खराब कर रहे हैं और गंदा पानी सतलुज में छोड़ रहे हैं। शहर के लोग भी इस काम में जम के योगदान कर रहे हैं। सतलुज का पानी राजस्थान भी जाता है। यह पानी गंग कैनाल, भाखड़ा व इंदिरा गांधी कैनाल में आता है। संगरिया के पास कैनाल का यह पानी आज का ही है जो आपको दिखाने जा रहा हूं। आप खुद देखिए, नहरों में हम में से कितने लोगों ने साफ पानी देखा है? हमने तो खूब देखा है, मगर अब पानी का हाल देखिए, मछली मरी हुई चली जाती है। 24 जून 2019 को हरि निर्मल जन जागृति अभियान की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। इनका कहना है कि सतलुज में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उसका राजस्थान में सिंचाई और पेयजल के रूप में इस्तेमाल होता है। कई बार सीवेज का पानी ही नहरों में बह रहा होता है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू जिले के लिए पेयजल का यह एक मुख्य स्रोत है। यह मामला कई बार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के समक्ष भी उठाया गया, हुआ कुछ नहीं। इस मामले में जल्दी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री से अपील की गई है। एक लुधियाना नहीं, बहुत सारे शहरों का गंदा पानी हमारे पीने वाले पानी में आ रहा है। फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी, हमारे पीने वाले सीवरेज वाला पानी हमारे पीने वाले पानी में मिल रहा है, जिससे हमारे राजस्थान के, हमारे साथ साथ पंजाब के मालवा क्षेत्र के लोग भी इस पानी को पीने के लिए उपयोग करते हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे क्षेत्र में बहुत भयानक बीमारियां पैर पसार रही है। गंदे पानी की बदौलत, गंदे पानी के कारण हमारे क्षेत्र में कैंसर, काला पीलिया जैसी भयानक बीमारियां पैर पसार रही है। जहां 40, 35, 45 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है। इस गल का हमें बेहद दुख है। और अब पब्लिक बड़ी आक्रोशित महसूस कर रही है क्योंकि बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है।
और सरकार से अनुरोध है कि तुरंत कार्रवाई करें और लोगों के स्वास्थ्य से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनको रोक। जैसे संत हरदेव सिंह जी ने बताया 383 फैक्ट्रियों और वहाँ का जो गंदा पानी है वो सारा हमें इस नहर के माध्यम से हमारे लिए यहाँ पीने के लिए भेजा जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम मांग करते हैं पंजाब सरकार से कि वो तुरंत 383 फैक्ट्रियों के उस गंदे पानी को बंद करें और हमें पीने के लिए शुद्ध पानी दें। कि हमारी मांग है कि पंजाब से जो राजस्थान के अंदर गंदा पानी आ रहा है इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए, कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। इस अधिकार का हमारे मानव जीवन का हनन हो रहा है। हमारी मांग है कि संविधान के आर्टिकल 21 को लागू किया जाए और कानून है कि पानी के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता, जल प्रदूषण नहीं कर सकता। संविधान के अंदर जितने भी जल संबंधित कानून बने हैं उन कानूनों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और मानव जीवन को बचाया जाए। 2 राज्यों के 15 जिले के लोग इस गंदे पानी से प्रभावित हैं, लेकिन 4-5 लोग इसकी पहल कर रहे हैं। सोचिए, लोगों की जागरूकता का ये आलम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार पंजाब सरकार ने पिछले साल मई में बूढ़ा नाला को साफ करने के लिए 900 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट बनाया था। निगमों को कहा था कि नाली की सफाई कैसे होगी, प्रोजेक्ट बनाइए। अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत और स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत 550 करोड़ का इंतजाम होना था, जिसे राज्य सरकार को देना था। 1 साल हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि उस घोषणा का कुछ भी हुआ है। लुधियाना शहर को ना तो परवाह है इसकी, ना सरकार को। 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की थी। इसके अनुसार भारत की 323 नदियां प्रदूषण से पीड़ित हैं। 9 साल में प्रदूषित नदियों की संख्या 3 गुनी हो गई। 2009 में 121 नदियां ही प्रदूषित थी। हम कितनी तेजी से अपनी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं और भावुकता के नाम पे नदियों को लेकर नौटंकी भी खूब करते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र। 2016 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि 2019 तक महाराष्ट्र सूखे से मुक्त हो जाएगा। आ गया 2019। इसके लिए जलयुक्त शिविर अभियान शुरू किया गया। शिविर का अर्थ है गांव, शिविर का अर्थ है गांव। इस अभियान में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 3 साल बाद ये हालत है कि राज्य का 40% ज़्यादा हिस्सा भीषण सूखे की चपेट में है। इसीलिए टीवी पर रिपोर्टिंग बंद हो गई है और दिन भर फालतू विषयों पर डिबेट होता रहता है, ताकि ऐसी ज़रूरी चीज़ें आप तक ना पहुँचे और आप एक वर्चुअल भ्रम में रहें कि हमारा देश कुछ ऐसा है। अब इस रिपोर्ट को देखिए कि एक और लोगों के गले सूखे हैं, पानी नहीं है, राज्य में सूखा है। 3 साल में सूखा मुक्त नहीं हुआ 8,000 करोड़ खर्च करने के बाद। दूसरी ओर राज्य में पानी के टैंकरों का कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रहा है। 358 में से 151 तालुका सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं महाराष्ट्र के। इन तालुकाओं में 28,524 गांव सूखाग्रस्त हैं 8,000 करोड़ और 3 साल के बाद। जब राज्यों में ये हालात हों तो हमारे मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या बनती है? यही कि वो पानी का उपयोग करें और पैसा ना चुकाएं। तभी तो महाराष्ट्र के मंत्रियों पर लाखों रुपए पानी का बिल बकाया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 7.5 लाख रुपए पानी का बिल बाकी है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अधिकांश महाराष्ट्र में एक तरफ पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, तो वहीं प्रदेश चलाने वाले नेताओं के लाखों रुपए पानी के बकाया हैं। आरटीआई से पता चला है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले वर्षा में कुल 6 पानी कनेक्शन हैं, जिस पर करीब 7.5 लाख रुपयों का बिल बकाया है। आरटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री के बंगले पर 7,44,981 रुपए बकाया है, जबकि ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के बंगले पर 6,14,854 रुपए बकाया है। वहीं वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के बंगले पर 1,45,055 रुपए बकाया है। राज्य के कुल 18 मंत्रियों के बंगले पर करीब 45 लाख रुपयों का बिल बकाया है, जबकि इसमें अगर राज्य के सरकारी अधिकारियों को जोड़ दिया जाए तो बकाया राशि 8 करोड़ तक पहुंच जाती है। आखिर महानगर पालिका इनके ऊपर मेहरबान इतना क्यों है? जब आम मुंबईकर एक 3 से 4 महीने का बिल नहीं भरता है, जो कि 2-3 हज़ार रुपये रहता है, तो उसका पानी डिस्कनेक्शन कर देते हैं। तो आखिर इन मंत्रियों के ऊपर ये इतना मेहरबान क्यों है? इनका अब तो पानी क्यों नहीं कट किया गया? आरटीआई से मिले जवाब के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई दी गई है कि राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क में है। सभी रकम भरने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया गया है और जल्द से जल्द बकाया पैसा भरा जाएगा। ये बंगले सरकार के हैं, इसमें हम रहते हैं। मेरा घर तो पार्ला में है और इसलिए स्वाभाविकता
पीडब्ल्यूडी इसका मेंटेनेंस करती है तो इसकी तुरंत जानकारी मैं आज ही पीडब्ल्यूडी के मंत्री को बताऊंगा। अगर हम लोगों को समय पे बिल भरने की बात करते हैं तो मंत्रियों के, विधायकों के कमरों के, बंगलों के बिल्स भी तुरंत देने चाहिए। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और पैसे न होने पर बकाया रकम भरने की पेशकश भी की है। महाराष्ट्र में जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और 8 करोड़ का पानी इन्होंने नहाने के लिए वापर किया है। अब इतने बड़े, मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा बिल तो भरने की बात अलग है, पर पानी का दुरुपयोग कितना हुआ है। जनता महाराष्ट्र की तड़प रही है, जानवर तड़प रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं और ये पानी को इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। उनका बिल भरने देने का निर्णय मैंने लिया है। मैं 7 लाख रुपया मेरा खुद का चेक कल बीएमसी को भेज रहा हूँ। आज मैं इधर हूँ इसलिए साइन नहीं कर पा रहा हूँ। कल जाके घर में साइन करके 7 लाख का चेक मैं बीएमसी को दे के, मुख्यमंत्री हमारे हैं, महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, हमारे पार्टी बाजू में, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे ऐसा काला डब्बा शोभा नहीं देता है और इसलिए ये बिल भरने का निर्णय हमने लिया है। महाराष्ट्र में केवल 5.83% पानी मौजूद है। सूखाग्रस्त इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। करीब 1500 लोगों के गांव में 2 दिन में एक बार पीने का पानी टैंकर से पहुंचाया जाता है, जबकि मई महीने के बिल के अनुसार मुख्यमंत्री बंगले में हर रोज 9 टैंकर का पानी इस्तेमाल होता है। ऐसे में जरूरत है कि जनता को पानी बचाने की अपील करने वाले नेता इसकी शुरुआत खुद से करें। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कुपोषण और वो भी बाल कुपोषण के मामले में भारत अफ्रीका के सबसे कुपोषित इलाकों से भी पीछे है। इसी महीने 21 जून को लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में ये बात मानी। 3 सांसदों ने सवाल पूछा था कि क्या अफ्रीका के दक्षिणी सहारा क्षेत्र में रहने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या से दोगुनी संख्या में बच्चे भारत में हैं, और हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति 2016 रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में 5 साल से कम आयु के 19% बच्चे अल्पवजनी थे तथा 2015-16 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित NSSO राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के 35.7% बच्चे अल्पवजनी। 5 साल से कम आयु के बच्चों का अल्पवजनी यानी कम वजन का होना बताता है कि वो कुपोषित हैं। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में इस उम्र तक के कुपोषित बच्चे सब सहारा अफ्रीका से लगभग 2 गुने हैं। ये हाल तब है जब भारत की आर्थिक स्थिति उप सहारा अफ्रीका के देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। इसका मतलब है कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के मद में जो हजारों करोड़ रुपया आता है वो भोजन के तौर पर बच्चों के पेट में पहुंचने के बजाय रिश्वत के तौर पर किसी और के पेट में पहुंच रहा है। सोचिए किस रफ्तार से ये रिश्वतखोर गबन कर रहे हैं। ये पेट किसके हैं? वो कौन नेता, अफसर, कर्मचारी या ठेकेदार हैं जो ये पैसा डकार जाते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश में इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी कुपोषण प्रति 1000 बच्चों में से 47 बच्चों की मौत का कारण बनता है। देश में सबसे ज्यादा है। भारत में इसका औसत है प्रति 1000 में से 39 बच्चों की मौत। ये आंकड़े सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS के 2019 के हैं। इसके पहले 2016 में आंकड़े आए थे, तब भी शिवराज के राज में यानी मुंहबोले मामा जी के दौर में बच्चों की मौत के आंकड़े यही थे। देश में सबसे ज्यादा। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने श्योपुर से अजय राठौर, धार से मोहम्मद आमीन, आगर मालवा से जफर, मंदसौर से मनीष, सागर से राकेश तिवारी, कटनी से आरबी गुप्ता, डिंडोरी से सूर्या और छतरपुर से अरविंद, शहडोल से विनय तिवारी के सहयोग से ये तस्वीरें और तथ्य जुटाए गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें इथियोपिया सोमालिया की नहीं जनाब अपने ही देश की हैं। एसआरएस की रिपोर्ट फिर से बता रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बच्चों के लिए काल का रूप ले चुका है। राज्य नवजात बच्चों की कुपोषण के कारण मौत के मामले में पहली पायदान पर है, वो भी तब जब 2016 से 2018 तक कुपोषण मिटाने के नाम पर करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई हैं। कराहल में रहने वाले सहरिया जनजाति के लोग तो कुपोषण के लिए फोटो फीचर बन गए हैं। जिले में 1226 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। कुछ डे केयर भी। सरकार हर महीने 40 लाख रुपए आंगनवाड़ी केंद्रों को देने की बात कहती है। कराहल विजयपुर में 3 एनआरसी सेंटर भी कुपोषित बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन हालात साल दर साल कमोबेश एक जैसे। श्योपुर में सहरिया तो शहडोल में बैगा आदिवासी बच्चों की हालत एक जैसी। पूरे संभाग में 45,000 बच्चे कुपोषित बताए जा रहे हैं। 2 महीने पहले सजन बैगा के शरीर में मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां थी। उसे भोपाल एम्स भेजा गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर करीब 200 से ऊपर का है, जबकि हमारे प्रदेश का 161 है और भारतवर्ष का देख लें तो करीब 100 के आसपास है, 125 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर भी थोड़ा सा हमारे यहाँ ज़्यादा है। मंदसौर में 1,22,259 बच्चों में कुपोषण के लक्षण पाए गए। जिले के पोषण पुनर्वास केंद्र में 20 बच्चे फिलहाल एडमिट हैं, जिनमें से अधिकतर अति कुपोषित हैं। पोषक आहार की कमी के चलते अधिकतर मजदूर या छोटे किसानों के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये कमजोर था, कुपोषित में था, इसीलिए मैंने एनआरसी में आई। मैं गरुड़ गई थी, गरुड़ से रेफर ना किया। अपने यहाँ पे एक दिन इलाज चली इसके और 5 दिन से सर लगा इंजेक्शन। उसके बाद फिर यहाँ आ गई, छुट्टी कर दी सर ने, फिर यहाँ आ गई। इसको वहाँ वजन कम था तो यहाँ वजन बढ़ा इसका। कमजोर था ना, इसलिए ना लिखा। तो वजन क्या शुरू से कम है? खाने पीने में क्या ध्यान नहीं दे पाते? अब क्या बताया इन्होंने आपको? कमजोर था तो मैं खाना पीना सब मिलता है। छतरपुर में गढ़ी मल्हरा के सूरज अनुरागी की उम्र 3 साल, वजन 1 किलो 800 ग्राम। बाकी बच्चों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। बीते साल मई 2019 तक 32,000 से अधिक बच्चे कुपोषित। ये हालात तब है जब जिले में 2058 आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2 लाख बच्चे हैं। कुपोषण दूर करने में केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर दम तोड़ रही हैं। राज्य में आदिवासी बहुल धार के एनआरसी में सबसे ज्यादा 1300 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए थे। सागर जिला कुपोषित बच्चों के मामले में तीसरे नंबर पर है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर महीने में जिले के 11 एनआरसी सेंटरों पर 1,118 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए थे। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में एक भी एनआरसी सेंटर ऐसा नहीं है जहां 100% कुपोषित बच्चे पोषित हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। कुपोषित बच्चे का एक तो सबसे मुख्य कारण ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले घंटे में उसे माँ का दूध, जो पीला गाढ़ा दूध होता है, वो मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि 6 महीने तक एकनिष्ठ स्तनपान कराना है, तो वो भी नहीं हो पाता है। और 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है स्तनपान के साथ साथ, वो भी हम लोग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं। गले में लाल और काले धागे के साथ तावीज, डूबी हुई आंखों के साथ पतले हाथ पैर। माया 11 महीने की है, फिलहाल 5.5 किलो की हुई है, होना था 10 के आसपास। झाड़ फूक से वजन बढ़ाने की कोशिश हुई, फिर बड़ी मुश्किल से मां एनआरसी लेकर आई। 10 बिस्तरों वाले आगर मालवा के एनआरसी में 16 अति कुपोषित बच्चे भर्ती हैं, जिसमें 13 लड़कियां, 3 लड़के। हमारे यहाँ लड़कियां ज़्यादा आती हैं, 70 से 80% लड़कियां होती हैं, बाकी लड़के होते हैं। और लड़के जर्नली वो ही आते हैं जो 2-4-5 लड़कियों के बाद पैदा होते हैं और माँ बाप बहुत ज़्यादा लाड से रखते हैं और वो उनको सही तरीके से नहीं रख पाते, इसलिए वो कमज़ोर होते हैं। इन कुपोषित बच्चों की ज़्यादातर कहानी बेटे बेटियों में भेदभाव से शुरू होती है। अब प्रेम बाई ने 8वीं तक बड़ी बेटी को पढ़ाया, उसकी शादी कर दी। तो ये लड़कियों को सरकारी स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्या खौफ रहता, डर रहता थोड़ा सा? तो क्यों आप थोड़ा सा वो सरकारी में रख दिया, इसी लड़की है इसलिए सरकारी में भेज देते हैं, है ना। अगर मालवा में ही 2.5 साल की प्रियांशु का वजन महज 8.5 किलो है, होना चाहिए था करीब 12 किलो, लेकिन मां ने एनआरसी में भर्ती नहीं कराया। तो आपने क्यों अभी तक इनको भर्ती नहीं कराया? अभी तक घर भी कोई नहीं है ना, तो उस हिसाब से अब मैं जाती हूँ तो घर अब नौकरी में अकेले है,
सारा मेरे ऊपर ही है। लेकिन वहाँ पे तो जाने का पैसा भी मिलता है आपको, एनआरसी में जाने का? वो तो मिलते हैं, पर घर भी तो चाहिए, एक आध जना घर कोई नहीं। लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है आपको कि बच्चे की भी है ना। तो आपको जब कुपोषित बच्चे दिखते हैं, नजर आते हैं, कम वजन वाले, अति कम वजन वाले, तो उनके माता पिता को आप क्या सलाह देते हैं? वो क्या हम होता उनको समझाते हैं, एनआरसी में भर्ती करने का भी कहते हैं और खान पीन के बारे में भी कहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा खान पीन दो, पौष्टिक तत्व दो। बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आना चाहते, परिवार उनको अस्पताल में भर्ती नहीं कराते, उसकी एक वजह डिंडोरी में दिखी। कुपोषण खत्म करने यहाँ कोदो कुट की पौष्टिक अनाज से बनी हुई पट्टी दी जाती है। कई आंगनवाड़ी केंद्रों में इसमें फफूंद लग गई है क्योंकि बच्चे इसे खाना नहीं चाहते, लेकिन स्व सहायता समूह के लोग हर हफ्ते ये थमा जाते हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसी बेरुखी से ही कुपोषण खत्म नहीं हो रहा। जब हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को देखा जाए, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन के मुद्दों को देखा जाए और बच्चों के मुद्दों को देखा जाए। इन तीनों की योजनाएं टुकड़े टुकड़े में अलग अलग बटी हुई हैं, उनको वर्गीकृत करके एकीकृत करना बहुत ज़रूरी है। ये पहली चुनौती हमारे सामने दिखाई देती है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी जो प्लानिंग है उस पूरी प्लानिंग में समुदाय केंद्रित नियोजन, कम्युनिटी सेंटर्ड प्लानिंग नहीं है। सरकार यही मान के चलती है कि लोग या समाज जो है वो केवल पैसा मांगना चाहता है या उसको केवल और संसाधनों की ज़रूरत है। वास्तव में कई सारे हमारे ऐसी पहल हो सकती हैं जिसमें निवेश की ज़रूरत नहीं है, बजट की ज़रूरत नहीं है। उधर मध्य प्रदेश में बाल विकास मंत्री कहती हैं वो 6 से 7 महीने में अपनी मेहनत से इस कलंक को दूर कर देंगी। जैसे ही हमारे काम चालू होने को आए तो आपने देखा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, तो वहाँ में हम थोड़े नहीं देख पाए। लेकिन अब 6-7 दिन से जब से हम फ्री हुए हैं, अब पूरे हम संभाग की मीटिंग ले रहे हैं, पूरे डीपीओ, परियोजना अधिकारी सबको बुला के इसकी बात करेंगे। गरीब स्थिति से मैं खुद उभर के आई हूँ, मैं गरीबों की स्थिति जानती हूँ, कुपोषित के हाल जानती हूँ कि किस वजह से बच्चे कुपोषित होते हैं। चाहे छोटे छोटे घरन के लोग मेहनत मजदूरी को जाते हैं तो बच्चियाँ बड़ी होत दिखाते हैं तो जल्दी शादी कर देते हैं, और जब हमारी नाबालिग बच्ची की शादी हो जाता है तो वो खुद ही तंदुरुस्त नहीं, तो बच्चा कहाँ से तंदुरुस्त हो, ऐसे बच्चे कुपोषित भी हो जाते हैं। वहीं 15 साल राज कर चुकी बीजेपी 6 महीने में व्यथित है। उसे लगता है कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर रही। 15 साल हमारी सरकार में हमने प्रयास किया। यदि हम हमारी सरकार की और अभी की और बीच के यदि स्थिति की हम बात करेंगे तो हमें पूरा का पूरा पिछले 20 साल का सिनेरियो देखना पड़ेगा। हमारी सरकार में हमने 15 साल में वो स्थिति बनाई जिसमें अनेक योजनाओं के माध्यम से कुपोषित बच्चों को हमने नॉर्मल बच्चों में तब्दील किया। ये 6 महीने में इस सरकार ने इस विषय में कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकार तो तबादलों में लगी रही, ये सरकार तो भ्रष्टाचार में लगी रही। इस सरकार के एजेंडे में गरीब का बच्चा, कुपोषण, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, ये कहीं एजेंडे में नहीं था। मध्य प्रदेश में सरकार तो बदल गई, लेकिन एक स्तर के बाद कुपोषण के आंकड़ों में घोटाले पर पहली वाली सरकार चुप्पी साधे रही, तो अब नई सरकार के लिए भी इसे स्वीकारना मुश्किल है। सबकी कोशिश बस आंकड़ा मैनेजमेंट है। वैसे राज्य में फिलहाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10,84,948 बच्चे मध्यम कुपोषित और 1,19,574 अति कुपोषित हैं। कुपोषण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अफसोस सरकारें अब आंकड़ों के पीछे छिपने लगी हैं, जबकि संविधान सरकार को कहता है कि वो सुनिश्चित करे कि हर बच्चे का जीवन सुरक्षित हो। ऐसे में अगर स्वास्थ्य संकट या कुपोषण की वजह से किसी बच्चे की मौत होती है तो इसकी भी पूरी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की ही होगी। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।